अहद का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। डॉक्टर हारून ऑपरेशन रूम से बाहर आए तो डॉक्टर अमल की खबर मिली। वो दौड़कर इसके कमरे में आए। डॉक्टर सोजीन इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। डॉक्टर हारून को वहां देखकर सयाम इनकी तरफ बढ़ा। मेजर अहद कैसे हैं? गोली निकाल ली? तफक्कुर से उसने पूछा। हाँ, फिलहाल बेहोश है, कुछ घंटे बाद होश आ जाएगा। अमल को क्या हुआ? यहाँ नहीं, आपके कमरे में चल कर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे तमाम सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखनी है। शौर आए। डॉक्टर हारून उसे अपने साथ ले गया था। कुछ घंटों बाद मेजर अहद को होश आया तो खुद को मशीनों में जकड़े हुए पाया। सयाम इसके पास ही था। इसे होश में आते देखकर खुशी से बोला, या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसे होश आ गया, वरना मुझे लगा था मुझसे पहले शहादत के रुतबे पे फाइज हो जाएगा। अहद मदम सा मुस्कुराया। अमल कहाँ है? यही है, सर्जरी में मसरूफ़ है। अहद पहले ही तकलीफ़ में था। वो अमल की हालत का बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। डैड, इन्हें मैंने खबर नहीं दी, वो परेशान हो जाते। शायद अमल ने भी इन्हें नहीं बताया, वो भी यहाँ नहीं है। ओ जी, वजीहा की कोई खबर? वो बमुश्किल बोल पा रहा था। अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम आराम करो। इसने बात टाली। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी बात का जवाब दो। उसने पोस्टमार्टम के लिए अपने दादा की डेड बॉडी नहीं दी। वो कह रही थी, क्या इतना काफ़ी नहीं? तुम लोगों के ऑफिसर की वजह से मेरे दादा की जान चली गई। कोई पागल भी बता सकता है कितनी बेरहमी से गोलियां मारी हैं। अब तुम लोग इसकी नाश की बेहुरमती करना चाहते हो। कोई सीसीटीवी फुटेज? उसने कहा। नहीं, इस एरिया के सीसीटीवी कैमराज काम नहीं कर रहे थे, या शायद किसी सर्वर के ज़रिए खुद ख़राब किए गए थे। अहद ने सख्ती से आंखें मींची। मेरी वजह से इसने अपने दादा को खो दिया है। जब पहली बार वो इसके घर घुस आए थे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो अब आसानी से वजीहा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे साथ सेव नहीं है। इसने अपने दादा को खोया और मैंने उसे। अब भी इसकी आंखें बंद थी। सयाम इसे ही देख रहा था। क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? हाँ करता हूँ, हौले से आंखें खोली और वो बेयकीनी से पूछा। हाँ, वो भी करती थी, लेकिन अब नफरत करती है। इसका चेहरा बेतासुर था। वो हौले हौले फिर से नींद की वादियों में गुम हो रहा था। सयाम उठकर बाहर आ गया। फलक का ख्याल आते ही किसी को कॉल की। पहली बेल पे ही कॉल उठा ली गई थी। कुछ बोला? नहीं सर, बहुत ढीठ हड्डी है। इतनी मार खाने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहा। ओके, स्पेशल डोज दो, सख्ती से हुक्म सादिर किया। आर यू श्योर सर? यस, मरता है तो भले मर जाए, लेकिन कोशिश करना कुछ बता कर ही मरे। ओके सर। कॉल मुनक़ता हुई। सयाम डॉक्टर अमल के कमरे में आया। उसे होश आ चुकी थी। डॉक्टर सोजीन इन्हें तन्हा छोड़कर चली गई थी। मुझे क्या हुआ था? सादगी से पूछा। पता नहीं, आप लिफ्ट में बेहोश पड़ी थी। अब कैसी तबीयत है? ओह झूठा सयाम। जी ठीक हूँ। भाई कैसे हैं? कौन भाई? जानबूझकर अदाकारी की। आई मीन मेजर अहद कैसे हैं? वो कोहनियों के बल उठकर बैठी थी। वो ठीक हैं, मगर क्या वो आपके भाई हैं? हैरत से, मुसर्रत से, अदाकारी से, मक्कारी से पूछा। इसने असबात में गर्दन हिलाई। इसका मतलब फाइटर पायलट आन यूसुफ आपकी बहन थी? इसने फिर से असबात में गर्दन हिलाई। थी नहीं, वो अब भी मेरी बहन है, इसने फ़ख्र से कहा। ओ माय गॉड, मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, खुशी से इसने कहा। वो जवाब में मुस्कुरा दी। इस बार वो सच कह रहा था। मैंने इनकी ज़िंदगी पे लिखी जाने वाली किताब भी पढ़ी है। आपने पहले कभी बताया क्यों नहीं? आपकी तो बड़ी दबंग फैमिली है। अमली इसकी बात पे बेख्तियार हंस दी। वो इतने अरसे में पहली बार कैप्टन सयाम की बातों पे खुलकर हंसी थी और इसे हंसते हुए बेहद अच्छी लग रही थी। अमल आहिस्ता आहिस्ता बेड से नीचे उतरी। क्या आप वाकई ठीक हैं? फिक्रमंदी से पूछा। जी, मुझे भाई से मिलना है। सयाम उसे अपने साथ लिए वहाँ से चला गया था। अगले रोज़ सयाम समीर के हमरा सफ़ीर के अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सर, आपने बताया नहीं, इसकी हालत कैसे हुई? वो जानने के लिए बेचैन था। सयाम ने इसकी जानिब देखा। हैरी पॉटर कोई मंत्र पढ़कर जान लो। शरारत से इसका कान खींचा। उफ सर, मैं कोई हैरी वैरी नहीं हूँ, मैं समीर हूँ, दी हैकर समीर। कहते हुए आंखें चमक उठीं। प्लीज़ बताएं। वो दरमियानी सीढ़ियों पर रुक गए थे। अमेरिका में जिन लोगों को किसी डर की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है, उन मरीज़ों की वक्ती तौर पर याददाश्त भुलाने के लिए मरीज़ को एक दवा दी जाती है। अगर वो दवा मरीज़ को लगातार दी जाए तो वह ज़िंदा लाश बन जाता है, और अगर किसी चीज़ में मिलाकर पिलाई जाए तो इसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती है। इसका जहन बच्चों जैसा हो जाता है, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, वो ज़िंदा लाश बन जाता है। बस वही दवाई इस कमीने को दी है। आखिरी फिक्रा दांत पीस कर कहा था। लेकिन कैसे? तजस्सुस से उसने पूछा। इसके यहाँ जो मुलाजमा काम करती है, मैंने उसे अच्छी खासी रकम देकर ये काम करवाया है। मतलब वो इसको जूस, चाय या कॉफ़ी में दवा मिक्स करके पिलाती थी? हाँ, जिसकी वजह से ये बेहोशी की हालत में सारा दिन बेड पे पड़ा रहता था। फिर इसने ऐसी हालत में उस लड़की को कैसे बुलाया?
نقلی ہیری پوٹر سوال پہ سوال پوچھے جا رہا تھا۔ سوال اچھا ہے، شاید 1-2 روز اس نے کافی یا چائے نہیں پی ہوگی اور ملازمہ اسے دوائی نہیں دے سکی ہوگی، تبھی سفیر بات کرنے کے قابل ہو گیا ہوگا۔ سیام پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سمیر بھی پیچھے پیچھے تھا۔ سر، اگر وہ لڑکی راستے میں نہ رکتی پھر کیا اسے یہاں تک آنے دیتے؟ ویسے اچھا ہوا آپ پارک لے گئے، وہیں میں آپ کے کہنے پہ سفیر کو لے آیا۔ وہ بیچاری کتنی ڈری ہوئی تھی، سفیر کو ویل چیئر پہ دیکھ کر ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ ہاں پرسکون تو بہت تھی۔ اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے اس نے کہا، وہ لوگ سفیر کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے تھے، بیل بجائی، ملازمہ نے دروازہ کھولا، وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ سمیر سسٹم آن کرو۔ سیام کے کہنے پہ وہ سسٹم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیام سفیر کو گھسیٹتا ہوا سسٹم تک لایا تھا۔ سفیر نے سوئس آن لائن بیک اپ پہ آئی اسکینر لگایا ہوا تھا۔ سمیر نے اشارہ کیا تو سیام نے سفیر کو اسکرین کے سامنے کر کے اس کی دونوں آنکھیں پوری طرح سے کھول کر باری باری اسکین کی۔ یس، سمیر نے فاتحانہ انداز سے کہا، پھر تمام ڈیٹا ڈیلیٹ آل پہ لگا دیا۔ شکر، سیام نے آنکھیں موندی۔ سفیر سیام کے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پہ گرا ہوا تھا۔ صاحب آپ کا کام ہو گیا، اب میں جاؤں؟ ملازمہ نے اجازت مانگی۔ سیام نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، وہ چلی گئی۔ ڈیٹا ابھی بھی ڈیلیٹ ہو رہا تھا۔ سیام گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ بیچارہ، سر اٹس ڈن، سمیر نے خوشخبری سنائی۔ گڈ، اب آخری کام کرو، اس زندہ لاش کو حیدرآباد اس کے آبائی گھر پارسل کر دو۔ جو حکم سر، باقی ڈیٹا کچھ گھنٹوں میں ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو ہیری پوٹر۔ پلیئر از آل مائن سر، بٹ آئی ہیٹ یو فار دس ہیری پوٹر۔ آخر میں غلط نام پہ غبارے کی طرح منہ پھلایا، جس پہ سیام ہنسے بنا نہ رہ سکا۔ او میرا ننھا منا ہیکر، اس کی گالیں محبت سے کھینچی، جس پہ سمیر خوش ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد احد کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اس حال میں گھر نہیں جا سکتا تھا، سو سیام اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ 6-7 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد اب جاگا تھا۔ سیام کمرے میں آیا۔ اٹھ گئے جناب، چلیں فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ سیام اپنی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہیں یار مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل بھوجل سا تھا، بار بار وجیہہ کا روتا چہرہ نظروں کے سامنے ابھر رہا تھا۔ سیام نے الماری کا ایک پٹ کھولا۔ بیٹا، اچھی غذا نہیں لوگے تو صحت مند کیسے ہوگے؟ تمہیں بہت کمزوری بھی ہو رہی ہے۔ الماری سے شلوار قمیض نکالی، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ یہ لو میرا نیا جوڑا، فریش ہو کر پہن لو۔ بڑی مہربانی، جتانا تو تم پہ فرض ہے۔ تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ وہ بے شرموں کی طرح ہنس دیا، مگر احد گمسم سا تھا۔ اب بکو بھی، کیا سوچ رہے ہو؟ تکیہ بیڈ پہ رکھ کر اس کے عقب میں وہ بیٹھ گیا تھا۔ سیام نے فلک کے متعلق تمام بات اسے بتا دی تھی، جس پہ احد اس کا بے حد ممنون تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کی بہن کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ فلک کا سوچ رہا ہوں، کچھ پتہ چلا کون ہے فلک؟ سیام نے جیب سے سیل فون نکال کر اسے فلک کی تصویر دکھائی، جسے احد نے زوم کر کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، وہ کہتے کہتے رکا۔ آنکھیں کیا؟ سیام نے گردن جھکا کر اسکرین پہ دیکھا۔ ان آنکھوں کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس روز میں نے ہاسپٹل میں بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ غنی بابا کا بندہ ہے، سیام سادگی سے بتاتا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ احد کو بے اختیار وہ ویڈیو پیغام یاد آیا۔ یہی آنکھیں نقاب پوش شخص کی تھی جسے جنرل صاحب کے سامنے لا کر پھینکنے کا اس نے کہا تھا۔ احد تم صحیح تھے، وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے اپنوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے تمہاری ڈیٹیلز نکالی۔ جب عمل کا پتہ چلا تو یہ ڈاکٹر بن کر ہاسپٹل آ ٹپکا۔ مجھے پہلے اس پہ شک ہوا تھا، لیکن میں نے اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے، سب کچھ ٹھیک تھے۔ اس روز جب اس نے دیکھا عمل کا بھائی تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، یہی صحیح موقع ہے اسے اغوا کرنے کا، سو اس نے کسی بہانے سے عمل کو نیچے پارکنگ لاٹ میں بلوایا اور کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا۔ وہ خاموش ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ فلک اس سے پہلے بھی عمل کو اغوا کر سکتا تھا، لیکن اسے عمل کو اغوا کرنے کا حکم تب ملا جب انہیں خبر ملی اس کا غنی بابا مر چکا ہے۔ ان کا یہی خیال ہوگا ہم نے اسے مارا ہے۔ ہاں تمہاری بات میں دم ہے، ویسے میری مانو تو جب تک ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچ جاتے تم اپنی فیملی کو کسی خفیہ مقام پہ بھیج دو۔ یکدم کمرے کا دروازہ بجا۔ داؤد اور ابراہیم کمرے میں داخل ہوئے۔ ابراہیم کو اتنے وقت بعد اپنے سامنے دیکھ کر احد کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھلتی سے اٹھ کر اسے لپٹ گیا۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو بہادر شیر؟ انہوں نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ان سے الگ ہوا، پھر داؤد سے ملا۔ وی آر سو پراؤڈ آف یو ینگ مین، داؤد نے کمر تھپتھپائی۔ تھینک یو داؤد بھائی۔ ابراہیم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ احد نے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ وہی چھوٹا غیر سنجیدہ سا احد ہے
जो बस हर वक्त अपनी बहन को तंग करने में और दूसरों को हंसाने में सारा वक्त गुजार देता था, और अब अपनों के साथ वक्त गुजारने का वक्त ही नहीं है। अहद, अब तुम्हारी ज़िंदगी पहले से बहुत मुख्तलिफ और मुश्किल तरीन हो गई है। वतन की खातिर कुछ भी, वो होले से मुस्कुरा दिया था। आप लोगों की ज़िंदगी भी तो आसान नहीं है। मुझे तुम में आन की झलक दिखाई दे रही है। वो दोनों यूं बातों में मगन थे जैसे इनके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। अब दफ़ा हो जाओ, वॉशरूम तुम्हारा मुंतज़िर है, फ्रेश हो जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, आप ही वेट कर रही होंगी। सयाम ने ज़बरदस्ती इसे वॉशरूम की तरफ धक्का दिया था। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको तो भूख भी नहीं लगती। इसकी बात पे इब्राहिम हंस दिया था। एक ज़माना था जब अहद खाने की खुशबू सूंघ कर ही बता देता था कि किस डिश की खुशबू है और इसका जायका कैसा होगा। अरे वाह, मेरे दोस्त में ये टैलेंट भी है। खुद ही अपनी बात पे हंस दिया। चले, जब तक नवाब साहब फ्रेश हो जाएं, हम तीनों बैठकर आप लोगों की रसालपुर एकेडमी डेजरी कॉल करते हैं। सयाम हमेशा ही पुरानी बातें करने का शौकीन था और इब्राहिम को तो मौका चाहिए होता था आन की बातें करने का, पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने का, माजी में खो जाने का, और वो खो भी गया था शहीद फाइटर पायलट आन यूसुफ की यादों में। उसके चंद रोज़ बाद अहद मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था। तशम अपनी फैमिली के हमरा इसकी अयादत के लिए आया था। तशम यूसुफ साहिब के हमरा अहद के कमरे में ही बैठा था। ख़वातीन किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। आज अमल हॉस्पिटल नहीं गई थी। अहदे, मुझे यकीन नहीं आता तुम कब इतने बड़े और समझदार हो गए। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम हमेशा ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दो, आमीन। आमीन। शुक्रिया भाई, मैंने बचपन से डैड और आपको बहादुरी ईमानदारी से ड्यूटी करते देखा है। आप लोगों से तो इतना सब सीखा है, लेकिन मुझ में जो वतन से वालेहाना मोहब्बत का दीवानापन है, इसका क्रेडिट मैं आन आप ही को देता हूँ। मुस्कुरा कर अहद ने कहा। खामोशी से आन की यादें इनके दरमियान उतर आईं। तशम अपनी निडर बहन को हमेशा तन्हाई में याद करता था। अपनी बेगम को आन की बातें बताकर खूब हंसाता था। तशम बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? यूसुफ साहब ने नज़र का चश्मा उतारा। जी मामू, पूछें। मैंने तुम्हारी न्यूज़ देखी थी, आखिर मामला क्या है? कैसी न्यूज़? अहद ने बारी बारी ने देखा। अहद, मुझे मुअत्तल कर दिया गया है, अफसुर्दगी से कहा। मगर क्यों? अहद शदीद हैरान हुआ। लाहौर में एक ऑफिसर के घर छापा लगा था। वहाँ से भारी रकम समेत करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद हुई। वो ऑफिसर तो भाग गया, लेकिन मेरी शामत आ गई। मामू, आप जानते हैं मेरा काम डीआईजी ऑफिस में क्राइम की एडवांस रिपोर्ट देना है। मुझे मुअत्तल कर दिया गया कि मैंने एडवांस रिपोर्ट क्यों नहीं दी। अफसोस से सर झटका। क्या आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी? अहद ने पूछा। नहीं, मुझे क्या, किसी भी एजेंसी को कोई खबर नहीं थी। अगर मुझे खबर होती तो जाहिर सी बात है मैं रिपोर्ट बनाकर भेजता। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। शोकेस नोटिस बनाकर दे दिया। मैंने नोटिस का जवाब दिया। डीआईजी साहब ने उसे रद्द करके मुझे फाइनल नोटिस भेज दिया। उसके लहजे में दुख की गहरी मिलावट थी। ऐसा क्यों? अहद ने नासमझी से पूछा। शायद इन्हें लगता होगा मैं भी इन सब में मुलव्वस हूँ, या वो ऑफिसर मुझे रिश्वत देता होगा, तभी मैंने एडवांस रिपोर्ट नहीं भेजी। मैं इनसे मिलने भी गया था, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे कहा तुम सख्त सज़ा के हकदार हो, मेरी सैलरी भी बंद कर दी। ओ फिर? अब अहद समेत यूसुफ साहब को शदीद हैरत हुई। अब फिर से वही जवाब दूंगा जो पहले दिया था। जो सच है वही सच है। स्पेशल ब्रांच में ऐसे कोई जेलस लोग हैं, किसी को ईमानदारी से काम करता देख नहीं सकते। इतने लोगों में किसी को मुअत्तल नहीं किया सिवाय मेरे। जब से न्यूज़ चैनल पे आया है, मैं तो लोगों को कॉल्स का जवाब दे देकर थक गया हूँ। सब जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। कुछ अजीज़ मेरी बहाली की दुआएं भी करते हैं। मैंने कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं कुछ दिनों शॉक्ड रहा था। ऐसा लग रहा था सारी ज़िंदगी जो इज़्ज़त कमाई वो एक लम्हे में उतर गई। मुझे बहुत दुख हुआ था। बेटा, दुख तो होगा ही। एक ईमानदार ऑफिसर के लिए ये वाकई बहुत बड़ा धचका और बहुत दुख की बात है। हर फील्ड में ही जेलस लोग होते हैं, हर फील्ड में करप्शन होती है, हर फील्ड में ही ऐसा होता है। गुनहगार बच जाता है और बेगुनाह फंस जाता है। ज़िंदगी में जैसा भी वक्त आए तुम हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखना। इंशाअल्लाह मेरा रब तुम्हारी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा। यूसुफ साहब ने नज़र का चश्मा आंखों पे लगाया। सब्र करो। सब्र व इस्तकामत का बुलंद तरीन मुकाम वो है जब आप हक पे होते हुए भी आपका हौसला तोड़ा जाए, आपके हक पे होने को डिग्रेड किया जाए, पर आप फिर भी डटे रहें कि लोगों की नज़र में चाहे मेरे काम की कोई ख़ास अहमियत ना हो, पर अल्लाह की नज़र में तो है। बस अल्लाह पे तवक्कल रखो, डटे रहो। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह तुम्हारे हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे। वो उठ खड़े हुए थे। इंशाअल्लाह। अहद और तशम ने इज्तिमाई कहा। मैं ज़रा बाहर देखूँ ख़वातीन क्या कर रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तशम से पूछा। इसने इस बात में गर्दन हिलाई तो वो मुस्कुरा कर बाहर चले गए थे।
तशम भाई, आप इस भागने वाले की डिटेल्स दे सकते हैं? कुछ सोचते हुए पूछा। यार छोड़ो, तुम इन सब में मत पड़ो, तुम पहले ही गनी केस में फंसे हुए हो, वैसे भी इसकी तलाश जारी है, इंशाअल्लाह जल्द पकड़ा जाएगा। अहद ने दिल में तशम की बहाली की दुआ की। यूसुफ साहब की आवाज़ पे तशम उठकर बाहर चला गया था। डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका था। आज़ान वीकेंड पे इस्लामाबाद आया हुआ था, सो वो अमल आनी से मिलने आया था। सबको एक साथ लंच करते देखकर वहीं ठहर गया। अमल की नज़र इस पे पड़ी तो फ़ौरन बोली, भांजे वहाँ क्यों रुक गए? सबकी नज़रें इसकी जानिब उठी। इसने बुलंद आवाज़ से सलाम किया था। सब ने इज्तिमाई सलाम का जवाब दिया। चलो जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने वाइट कढ़ाई बनाई है, अमल ने खुशी से बताया। वो कदम कदम चलता इन तक आया। अहद मामू कहाँ है? अहद भी वहाँ पहुँच चुका था। किसने मुझे याद किया? शरारत से मुस्कुराते हुए आज़ान की गर्दन दबोची। उकाब जैसी नज़रें डाइनिंग पे क्या तलाश कर रही हैं? हाँ, मीठा लफ्ज़ तोड़कर उसने बेशर्मी से कहा, जिस पे सब हंस दिए थे। वो अभी फ्रिज में है, तुम पहले खाना खा लो, तस्मीना साहिबा ने कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी की तरफ बढ़ गया था। अहद भी इसके अकब में खाली कुर्सी पर बैठा। तशम भाई लौंडा रसालपुर एकेडमी पहुंच गया है। शरारत से इसने कांट दबाई। अरे माशाअल्लाह, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और इब्राहिम कैसा है? वो नहीं आया? जवाब तलब नज़रों से आज़ान को देखा। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम की आवाज़ पे सब ने नज़रें उठाकर दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। वालेकुम अस्सलाम इज्तिमाई जवाब आया था। माशाअल्लाह, बड़ी रौनक लगी है। मुस्कुराते हुए चलता इन तक आया। तशम उठकर इनसे मिला। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, तुमने बड़े वक्त बाद दीदार करवाया। इब्राहिम की बात पे तशम की बेगम हंस दी। दीदार? वो भी अहद की वजह से? कहते हुए अहद को देखा, जो खाने के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रहा था। अरे हाँ, मैं तो अहद की तबीयत पूछने आया था, मगर जनाब मुर्गी की टांग छोड़ ही नहीं रहे। इब्राहिम की बात पे डाइनिंग हॉल में हंसी का फुवारा छूटा। इब्राहिम भाई आए, हमारे साथ लंच करें, अमल ने दावत दी। इब्राहिम चलते हुए आज़ान की कुर्सी तक आया था। इसकी पुश्त से गर्दन दबोची। अभी हम खाना खा कर आए हैं। दांत पीसते हुए आज़ान को देख रहा था। चाचू छोड़ें, आप लोग क्यों मेरी मासूम गर्दन के पीछे पड़े रहते हैं? पहले अहद, फिर मुड़कर इब्राहिम को देखा। क्यों, हमें मज़ा आता है, वो इज्तिमाई अंदाज से बोली, फिर खुद ही हंस दिए। खाने के बाद देर तक बातें करते रहे। आज अमल ने अपने पुराने वादे के मुताबिक आज़ान को इस्लामाबाद घुमाना था, सो अमल, फरवा, आज़ान समेत डॉक्टर फरियाल शाम होते ही सैर सपाटे के लिए निकल गए थे, जबकि तशम लोग दोबारा लाहौर रवाना हो गए थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।